जिन औरतों के पेट में पथरी होती, मेरी अम्मा 3 कतरे तेल इनकी नाक में डालकर कमरा बंद कर देती और फिर सारी रात इस कमरे में किसी को जाने ना देती और अगली सुबह वो औरतें बहुत खुश होकर जाती क्योंकि इनकी पथरी बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाती थी। यूं अम्मा घर बैठे हजारों कमा रही थी। एक दिन मेरे पेट में दर्द उठा तो अम्मा से छुपकर 3 कतरे अपनी नाक में डालकर कमरा बंद करके लेट गई। ठीक 15 मिनट बाद मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब वहां मेरी अम्मा हर जगह मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे कि मेरी अम्मा के हाथों में जादू है, जादू। अम्मा औरतों का इलाज किया करती थी। जिस किसी के पेट में पथरी होती वो अम्मा के पास आ जाती थी। अम्मा ने अपना एक खास तेल बना रखा था। इस तेल के 3 कतरे मरीजा की नाक में डालती और अपने क्लिनिक में इसे लिटाकर बाहर से कमरा बंद कर देती। सुबह होती मरीजा अच्छी भली हो जाती और अम्मा को झोलियां भर भर कर दुआएं देती और मुट्ठी भर कर रकम भी दे जाती। मेरी अम्मा दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा थी। वो इलाज से कमाए गए सारे पैसे मेरी हथेली पर रख देती थी और कहती थी कि तू ही इन सब चीजों की मालकिन है। मेरा मान बढ़ जाता था। आज भी अम्मा के पास एक निहायत खूबसूरत सी लड़की आई थी और साथ में इस लड़की की वालदा भी थी। रो रो कर अपनी हालत के मुतालिक बता रही थी कि वो हसीन सी लड़की, वो कमवा पेश मेरी ही उम्र की होगी। मैं इस लड़की को देखकर बोली, आपको जरूर नजर लगी है। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। अम्मा ने इस लड़की को रात का टाइम दे दिया और कहा कि इंशाल्लाह सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस लड़की के वालदा मोहतरमा अम्मा को दुआएं देती चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि अम्मा के पास अभी तक कम उम्र और हसीन लड़कियां ही इलाज के लिए क्यों आती हैं। मैं अम्मा से बोली, अम्मा ये गुर्दे में पथरी सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है? मैंने कभी किसी बड़ी उम्र की औरत को आपके पास इलाज करवाने के लिए आते नहीं देखा। अम्मा मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गई। वो बोली, आइमा मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान बड़ी तेज होती जा रही है। मैं हंसी और बोली, अम्मा मैं आपका खास तेल अपनी जुबान पर लगाती हूँ। अम्मा पानी पी रही थी। उन्होंने गुस्से से वो गिलास दीवार पे दे मारा था। गिलास के कई टुकड़े हो गए थे जबकि मैं अंदर तक लरस कर रह गई थी। मैं जल्दी से उठी और अपने कमरे में चली गई थी। मैं अम्मा से छुप कर बैठी थी। न जाने आज उन्हें क्या हो गया था और मैं रोती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आ गई और मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी थी और बोली, तुम मेरे काम के मुतालिक बात ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने रोते हुए अम्मा से वादा कर लिया था कि मैं कभी आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगी। इस वक्त अम्मा के डर से ने मुझे चौंका दिया था। इंसान की आदत होती है कि इसे जिस चीज से मना किया जाए वो उसी तरफ चला जाता है। मैंने भी दिल में ठान लिया था कि अम्मा के इलाज का तरीकाकार जान कर रहूंगी। हो सकता है हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सके। रात हुई तो वो प्यारी सी लड़की आई और कमरे में चली गई और फिर 15 मिनट बाद अम्मा बाहर आ गई। अम्मा ने क्लिनिक को बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखकर सोने के लिए लेट गई थी। अम्मा सारे दिन की थकी हुई होती थी इसलिए जल्दी सो जाया करती थी। थोड़ी देर बाद ही सहन में अम्मा के खराटे गूंजने लगे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न अम्मा की चाबी उठा लूं और लड़की के पास जाकर बैठ जाऊं। वो थी भी तो कम उम्र, क्या पता इससे डर लग रहा हो। मैं चुपके से उठी और अम्मा के तकिए के नीचे से वो चाबी उठा ली और मैं बड़ी खुश थी। फिर दबे कदमों चलते चलते कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मेरा रुख अम्मा की क्लिनिक की तरफ था। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो अम्मा सो रही थी। मैं आराम से आगे बढ़ी और जैसे ही ताले में चाबी लगाने लगी उसी वक्त मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी जानिब खींचा था। पीछे मुड़ कर देखा तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरा नाम आइमा है। मैं 7 वर्ष की थी जब अबू इंतकाल कर गए। अबू के इंतकाल के बाद यूं लगा जैसे किसी ने हमारे सर से छत छीन ली हो। अब आए दिन मालिक मकान हमारे घर आकर बैठा रहता था। वो अपने किराए का तकाजा करता तो अम्मा हाथ जोड़कर मोहलत मांग लेती थी। वो मालिक मकान अम्मा से बोला, परवीन यूं हर वक्त रोती है, कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? तुम कितनी हसीन लगती हो, लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। तुम छोड़ो इस रोने धोने को, मुझसे निकाह कर लो। यह मकान तुम्हारे नाम लगा दूंगा और तुम्हें बड़ा राजी रखूंगा। मैं किचन के दरवाजे की ओर से ये सब देख रही थी। मैं कपकपाने लगी थी, आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। क्या मेरी अम्मी इस गंदे अंकल के फिर मेरा
मेरा क्या होगा, आयमा किधर जाएगी। मैं हर वक्त रोती रहती थी और अब्बू को पुकारती जा रही थी। तभी अम्मा ने इस मालिक मकान के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि वो चारपाई पर बैठकर ढहस सा गया था। मैं बहुत दूर खड़ी थी मगर फिर भी मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। अम्मा ने इसे गिरेबान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया और एक ही नए इलाके में आ बसे थे। जहाँ आते ही न जाने अम्मा के हाथ वो जादुई तेल कहाँ से लग गया था कि हमारी तो काया ही पलट गई थी। अब हमने खुद अपना मकान खरीद लिया। हमारे दिन फिर गए, हम लोगों में काबिले इज्जत जानने लगे थे और अम्मा दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। लेकिन आज तक मेरे कानों में अम्मा का वो थप्पड़ अक्सर याद आता था जो उन्होंने मालिक मकान को मारा था। तब अम्मा जवान थी, हाथों में ताकत थी, लेकिन आज भी पहले जैसा ही दम था और इसका अंदाजा मुझे आज हुआ था। मैं ताले में चाबी लगाने लगी और मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी जानिब खींचा था। पीछे मुड़ कर देखा तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी अम्मा खड़ी थी और वो मुझे भबरी शेरनी की तरह घूर रही थी। अम्मा ने मेरे रुखसार पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ सुने बगैर ही कमरे में चली गई थी। आज दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा था। अम्मा को ये सब नहीं करना चाहिए था, इन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ दिल में अम्मा को मुखातिब करती जा रही थी कि आपने ये सब अच्छा नहीं किया। मेरे जहन में ख्याल आया था, हो सकता है माँ का कोई बहुत बड़ा राज इस कमरे में छुपा हो। वो शायद डरती हो कि कहीं मुझको इनकी हकीकत ना मालूम हो जाए। अब मुझ पर सोच के ताबे हो गए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा का राज जान कर रहूंगी और अम्मा के सामने बिल रहूंगी ताकि इन्हें मुझे पर किसी किस्म का शक ना हो। सुबह हुई तो वो कमरे में आई। इनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हो। मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मेरी बेटी अपनी माँ को माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होकर, मगर तुम नहीं जानती कि इलाज करने वालों के कुछ असूल होते हैं और सबसे बढ़कर असूल ये होता है कि मरीज को प्राइवेसी दी जाए। मैं भी यही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी हिम्मत के बजाय मुझे तंग क्यों करने लगी हो? अगर तुम ये सब करती रही तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के इलाज से हाथ खींच लूंगी। इन सब का गुनाह तुम्हें ही मिलेगा। फिर ये भी याद रखना कि हमें एक बार फिर से गुर्बत का मुंह देखना पड़ेगा, हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, अम्मा आज के बाद आपको मेरी तरफ से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, इसलिए आप अपना ये काम जारी रखें। अम्मा खुश हो गई थी। तो मैंने भी सोच लिया था कि जो जैसे चल रहा है चलने देती हूँ, माँ को तंग करना मुनासिब नहीं है। फिर अम्मा की ये बात भी तो सच थी कि हर इलाज की जगह पर प्राइवेसी ऐसी शर्त होती है। मैंने अपने दिल व दिमाग से हर शक खत्म कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि एक आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे अपनी माँ के वजूद से नफरत हो जाएगी। एक हफ्ता आराम से गुजर गया था। मैंने अम्मा को तंग नहीं किया। अम्मा खुश थी मगर मैं परेशान थी। हसीन हसीन चेहरे वाली लड़कियां अम्मा से इलाज करवाने आती थी तो दिल में वसवसे बैठ गया था कि पथरी सिर्फ जवान लड़कियों को ही होती है। मेरे पेट में हल्की सी दर्द होती तो यही डर लगता कहीं पथरी तो नहीं बन गई, और यही सोच कर रोती रहती और अल्लाह से माफी मांगती थी। मगर ये कभी कभार का दर्द मेरी जान से चिमट गया था। आज फिर मेरे पेट में दर्द की टीसें उठ रही थी। मैं अम्मा का इंतजार कर करके थक गई थी। वो पड़ोस का कह कर निकली थी मगर वो तो लौट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं दर्द से बेबस हो गई थी। मैं चाहती थी कि अम्मा जल्दी से वापस आ जाएं और मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, और अब मैं दर्द से मजबूर हो गई थी। फिर ख्याल आया कि क्या पता मेरे पेट में भी पथरी बन गई हो। मैं जल्दी से उठकर अम्मी की खास कमरे में चली गई जहां वो औरतों की पथरी का इलाज किया करती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा और कमरा बंद करके तेल की 3 कतरे नाक में डाल लिए और तारीख से कोने में लेट गई थी। अभी 10 मिनट नहीं गुजरे और दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी थी और अम्मा का थप्पड़ याद आने लग गया। मैं डर के सहम गई थी। मैंने खुद को मस्जिद तारीख कोने में खसका लिया था। अम्मा कमरे में दाखिल हो गई थी, लेकिन अम्मा के पीछे भी किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। अम्मा बोली, तुम्हें रेट मालूम नहीं है, लड़की तुम्हें यहाँ से ही मिल जाएगी, तुम बस रात 10 बजे तक कमरे में पहुंच जाना। मैं दहल गई थी कि मेरी अम्मा ये क्या कर रही थी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही थी। मेरी अम्मा इलाज के बहाने से क्या लड़कियों करती थी। मेरे सामने वो सभी प्यारे
सारे प्यारे से चेहरे घूम गए थे। क्या वो मेरी अम्मा के बेहसी का शिकार हो चुकी थी? मुझे डर लगने लगा था कि अब ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। दूसरों पर जो हाथ उछालते हैं गलासत उनका भी मुकद्दर ठहरती हैं। अम्मा ये सब बातें कहकर निकल गई थी। कमरा तारीखी में डूबा हुआ था, इसलिए शायद मुझे ना देख पाई थी। वो बाहर निकल गई तो मैं भी चोरी छुपे इस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई थी। रात गई अम्मा कब मेरे पास आई और बोली, क्या बात है आयमा, आज तुम बाहर नहीं आई? मुझे अम्मा के वजूद से नफरत हो रही थी। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा तड़प गई और बोली, क्या हुआ? तबीयत को डॉक्टर के पास ले जाऊं तुम्हें? मैंने नफी में सर हिला दी और चादर ओढ़कर लेट गई थी। वो पूरी रात मैंने कांटों पर बसर की थी। मैं इस फैसले पर पहुंच गई थी कि चलो जो कुछ हो गया इसे तो नहीं बदल सकते, क्यों ना आगे कुछ गलत ना होने दूं। लेकिन समझ में ना आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दोपहर को एक लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ आई और बोली कि मेरे पेट में पथरी है, इलाज करवाना है। अम्मा इनके लिए चाय बनाने चली गई तो मैं उठकर इस लड़की के पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी माँ के पास इलाज करवाने मत आना, वो फ्रॉड करती हैं। इस लड़की के चेहरे पर खौफ फैल गया था। रात मुकर्रर वक्त पर वो लड़की नहीं पहुंची थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरी वजह से किसी की इज्जत बच गई। मैं लेटी हुई थी, मुझे सहन से अम्मा और एक मर्द की लड़ने की, झगड़े करने की आवाज आ रही थी। वो अम्मा से पैसे वापस मांग रहा था मगर अम्मा जिद पर आ गई थी कि वो लड़की नहीं आई। इस पर इनका कोई कसूर नहीं है, वो मर्द था और था भी गुस्से में। आखिर मेरी अम्मा ने हार मान ली और इस आदमी के पैसे इसे वापस लौटा दिए थे। अम्मा जब कमरे में आई और मैं बोली, यह आदमी कौन था? वो आपसे झगड़ क्यों रहा था? अम्मा मुझे बहुत डरी, सहमी नहीं हुआ, तुम चुप करके लेट जाओ। मैंने इनकी बात मान ली थी। मुझे लगा कि अब शायद ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ सुधर जाएगा, मगर ये मेरी ख्वाम ख्याली ही थी। अम्मा सुधरने वाली नहीं थी। मैंने सोचा कि अम्मा के साथ साफ साफ अल्फाज में बात करूंगी, इनसे कह दूंगी कि मैं आपकी असलियत से वाकिफ हूँ, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। रात हुई, एक लड़की इलाज के लिए अम्मा के पास आई। मैं कमरे से छुप कर इसे देख रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी सवरी थी। आज ही मौका था कि मैं अम्मा के रूबरू जाकर खड़ी हो जाऊं और इनसे इनके काम की नौयत और हकीकत मालूम कर लूं। मैं जल्दी से बाहर निकली तो अम्मा मुझे देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। अब वो अपने गुनाह पर गुस्से की चादर डालने की कोशिश कर रही थी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ कमरे में। मैंने अम्मी की बातों का कोई असर नहीं लिया था और बोलने लगी, अब ये दुल्हन कौन है? ये तो वो लड़की है ना जो आपसे इलाज करवाने आने वाली थी। फिर इसे क्या सूझी तो आपसे इलाज करवाने आने वाली थी, फिर इसे क्या सूझी कि ये दुल्हन बनकर आ गई। अब अम्मा जवाब की तलाश में इधर उधर देखने लगी थी। फिर बोली, आयमा, जो लड़की दुल्हन का रूप धार कर आती है वो जल्द सेहत याब हो जाती है। मैंने ही इसे कहा था कि ऐसा लिबास पहन कर आना। मैं बोली, अम्मा मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी झूठ पर मबनी है। मुझे आपकी एक बात पर शक हो रहा है, न जाने अबू के वफात के बाद आपने मेरी कफालत किस तरह की होगी, कहाँ से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा। अम्मा आप जानती है क्या, कुछ रोज कबल मेरे पेट में दर्द हुआ, जैसे मेरे पेट में भी पथरी बन गई है। मैं दर्द में तड़प रही थी। 2 घंटे आपका इंतजार करती रही मगर आप घर पर वापस ना लौटी। दर्द बहुत बढ़ गया था। मैं आपकी क्लिनिक चली गई थी और आपका खास तेल उठाकर 3 कतरे नाक में डाल लिए थे और एक तारीख जगह पर लेट गई, कहीं आप मुझे देख ना लें, क्योंकि मुझे वो थप्पड़ याद था जो आपने मुझे मारा था। आपको इल्म है फिर क्या हुआ? आप और 1000 मांगे थे और कहा था कि लड़की मिल जाएगी। अम्मा पैसे की लालच में इस कदर गिर गई, मैंने तो कभी सोचा भी ना था। आप मुझे रूखी सूखी खिला देती मगर हराम तो ना खिलाती। अम्मा आपकी खुद की जवान बेटी मौजूद है, आपने दूसरी बच्चियों की इज्जत खराब करने का कैसे सोच लिया? अम्मा मुझे आप अच्छी नहीं लगती। जी चाहता है ये घर और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊं। इस दिन हमारे घर जो लड़की आई थी इलाज के लिए, उसे कह दिया था कि मेरी माँ फ्रॉड है, यहाँ हरगिज मत आना। वो नहीं आई थी। इस रात को एक आदमी आपके साथ झगड़ रहा था, मेरे हर शक पर यकीन की मोहर लगा दी थी। अम्मा मुझे ये समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। आपकी असलियत से वाकिफ होकर हम दोनों एक ही घर में एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? अम्मा रोने लगी थी, रोती रोती जमीन पर बैठती चली गई थी। अम्मा ने मुझे जो बात बताई इसके मुतालिक तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं बोली, आयमा तू अपनी कह चुकी है, क्या मेरी तरफ की कहानी भी सुनेगी? तू अपनी कह चुकी है, क्या मेरी तरफ की कहानी भी सुनेगी? तुम
7 वर्ष की थी जब तुम्हारे अब्बू चल बसे थे। मैं जवान थी, मेरे लिए कहीं रिश्ते आए, मगर मैं तेरा सोच कर रुक जाती थी। मुझे लगता था कि सौतेला बाप तुझे मान नहीं दे पाएगा। जब इसकी खुद की औलाद हो जाएगी तो हो सकता है कि वो तेरी जरूरियात से भी हाथ खींच ले। फिर मैं क्या करती? मैं तुझे सिसक के नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने पूरी जिंदगी तन्हाई ही में काटी और तेरा पेट भरा और खुद भूखी रहती थी। एक दिन मुझे एक औरत ने बताया कि वो शादीशुदा जोड़े जिन्होंने खानदान वालों से छुपकर शादी की होती है, वो होटलों के भारी भारी किराए भरकर साथ रहते हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि इसी के तहत मैं अगले ही दिन कोर्ट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। इस दिन एक ही जोड़े की शादी हुई थी, वो मियाँ बीवी अकेले ही थे। मैं जान गई थी कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बोली, तुम लोग अब कहाँ ठहरोगे? इस लड़के ने बताया कि वो होटल में जाएंगे। मैंने कहा कि वो मेरे घर के कमरे में ठहर सकते हैं, होटल से कम। इस वक्त मेरे घर में ज्यादा प्राइवेसी का एहतमाम था। जो ही वो मेरे घर में रुके थे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम चल निकला था। कोर्ट में शादी करने वालों को सब मेरे घर का ही मशवरा देते थे। अक्सर लड़कियां कॉलेज में ही अपनी पसंद से शादी कर लेती थी, इसलिए वो पेट में पत्थरी का बहाना बनाकर अपनी वालदा के साथ आकर मुझे अपना निकाह नामा दिखा जाती थी। मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल करके इन मियाँ बीवी को अपने घर में जगह दे दिया करती थी। आइमा, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। मैं कोई गैर कानूनी और गैर मजहब कोई काम नहीं कर रही थी। तुमने जो आज बातें की हैं, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि लोग सच ही कहते हैं कि औलाद किसी की नहीं बनती। अगर मैं शादी कर लेती तो आज घर बार वाली होती। तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, तुमने मुझे क्या दिया? तुमने तो आज अल्फाज के थप्पड़ मारे हैं। अम्मा की बातें सुनकर मैं कांप गई थी। वाकई मैं कितनी बुरी थी। अपने फरिश्तों जैसी माँ पर शक किया, इनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं माँ थी। मैंने अम्मा कहा, अम्मा जहाँ तूने मुझ पर इतना एहसान किया है, आज एक और कर दे। इस नाफरमान औलाद को माफ कर दे अम्मा। अगर तूने मुझे माफ ना कर पाई तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। न जाने अम्मा का दिल कैसे पिघल गया। इसने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। ये इशारा था कि अम्मा मुझे माफ कर चुकी हैं, मगर सच तो ये है मैं खुद को अभी तक माफ नहीं कर पा रही। मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।